Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. अब आप जो टॉपिक पे आ गए हैं वो है बेसिकली क्या हम डिस्कशन कर रहे हैं किंगडम एनिमीलिया के ऊपर, और उस पर भी अभी जो है बेसिकली वो हम शुरुआत कर रहे हैं किंगडम एनिमीलिया की। तो अभी तो हम बेसिकली बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अभी हम किंगडम एनिमीलिया नहीं, अभी हम जीवों की दुनिया की उत्पत्ति पे बात कर रहे हैं, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन की, अभी हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, अभी हम बात कर रहे हैं कि दुनिया बेसिकली शुरू कहाँ से हुई। ये जब मैं छोटी थी ना तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लगता था, और मैं अक्सर पूछा करती थी, तो मैं अपनी दादी से पूछा करती थी कि दुनिया कैसे शुरुआत हुई, कि दुनिया कहाँ से आई, हम लोग कैसे आए, हम लोग का जन्म कहाँ से हुआ, ये पेड़ किसने बनाए, ये जीव कहाँ से आए, ये सारे जानवर कहाँ से आए। तो वो अपना अलग उनकी जो थ्योरीज थी वो रिलीजियस बेस्ड थ्योरीज थी, और वो मुझे बताती थी कि सृष्टि का ब्रह्मांड की जो रचना है वो कैसे हुई, और देवी देवताओं के बारे में बताती थी, और बताती थी कि शुरुआत कहाँ से हुआ और जीवन कहाँ से आया, ये सब वो मुझे बताया करती थी। उसके बाद क्योंकि आगे चल के मेरी जो एजुकेशन है वो मिशनरी स्कूल में हुई, तो उसमें जो पढ़ाई की उसमें पता चला कि बिब्लिकल रेफरेंसेस थे, फिर वो एडम ईव के बारे में पता चला, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, सैटर्न के बारे में पता चला, और एक अलग दुनिया पता चली कि दुनिया की जो शुरुआत है वो यहाँ हुई। फिर जैसे जैसे पढ़ाई होती गई, आगे आगे बढ़ते गए, फिर जब बड़े हुए तो पता चला कि साइंस का जो मानना है वो कहता है कि उसकी एक अलग ही थ्योरी है जो कि एवोल्यूशन पे बेस्ड है, और जो आज हम करने वाले हैं। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी था, क्योंकि ऐसा लगा कि हाँ यार ऐसा हो तो सकता है, ऐसा हो तो सकता है। मुझे बचपन में मुझे याद है ये जो फंडा मुझे दिमाग में आया था ना, कि मुझे सबसे पहले कैसे लगा था, क्योंकि मुझे आज भी वो चीज़ याद है कि एक बार घर में बाल्टी जो भर के हम रखते हैं ना, पानी की बाल्टी, वो भरी हुई रखी थी। 2-3 दिन वो पानी की बाल्टी भरी हुई रह गई, और हम लोग कहीं चले गए, बाहर आए, लौट के वापस जब आए तो हमने देखा कि उस पानी की बाल्टी में अपने आप छोटे छोटे से जीव आ गए हैं, राइट। तो मैं नॉर्मली जो मेरी दादी थी उनसे पूछती थी कि अगर जो भगवान ने जो सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है वो आप जैसे बताती हैं वैसे हुई है, चलिए वो तो मैंने मान लिया, लेकिन ये पानी में ये जो कीड़े हैं ये अपने आप कैसे आ गए? पानी में तो कीड़े होते नहीं है, जब हम इसको छोड़ के गए थे तो ठीक था। तो वो जो था वो बड़ा इंट्रीगिंग था मेरे लिए, और वो बड़े टाइम तक मेरे साथ रहा। और बाद में जब बड़े होके मैंने आपकी एज में या शायद आपसे थोड़ा सा पहले एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो मेरे दिमाग की वो जो घंटी है वो बिल्कुल बज गई कि हाँ टिडिंग, ये उस दिन जो था वो शायद कुछ इसी से मिलता जुलता कुछ फंडा रहा होगा। खैर, उसके आगे हम बात करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, अभी हमने लास्ट में जो डिस्कशन किया था वो हमने क्या किया था, हमने बात की थी एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन की। उसके अलावा हमने बात की कि वो इंपॉर्टेंस क्यों है उनकी, क्लासिफिकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मानी जाती है, ये टेक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन है उनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मानी जाती है। अब हम थोड़ा सा, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम एवोल्यूशन पढ़ रहे थे तब हमने क्या डिस्कशन किया था कि शुरुआत जो है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें अगर हमारी जो शुरुआत है वो नहीं पता होगी तो हम जहां जा रहे हैं वो भी थोड़ा सा हमारे लिए ब्लर स्थिति बन जाती है। तो शुरुआत जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत की भी शुरुआत से हम शुरुआत करते हैं, जो कि हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसमें हम चलते हैं बहुत पुरानी दुनिया में। किसके बात कर रहे हैं हम चल रहे हैं ग्रीक टाइम्स पे, और हम बात कर रहे हैं किनकी, दो बहुत बड़े नाम उस टाइम पे हुआ करते थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस जो है वो उनका जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, एरिस्टोटल को और थियोफ्रेस्टस को। ये दोनों नाम आपने, एरिस्टोटल तो नहीं, थियोफ्रेस्टस, ये नाम आपको याद होगा जब हमने किंगडम प्लांटे किया था तो वहां पे भी हमने कुछ नाम, जब हमने शुरुआत की थी तब हमने ये नाम पढ़े थे। कैसे पढ़े थे वो आप एक बार पढ़िएगा, और इसमें जो आगे जाके नाम पढ़ने वाले हैं वो कुछ थ्योरी, वो कुछ नाम आपने, उसमें से जो एक नाम है वो आपने फेमस बोटानिस्ट में भी पढ़ा था। जब आपको याद है हमने किंगडम प्लांटे पढ़ा था तब हमने फेमस बोटानिस्ट की बात की थी, जिसमें हमने डिस्कशन क्या किया था फेमस बोटानिस्ट में, कि हमने 5 इंडियन बोटानिस्ट और 5 वेस्टर्न बोटानिस्ट, वेस्टर्न वर्ल्ड के बोटानिस्ट के ऊपर डिस्कशन किया था, राइट। तो काफ़ी हद तक जब हम बायो की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बोटानिस्ट, जूलॉजिस्ट जो होते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो एक ही जैसे होते हैं, एक ही तरह की स्टडी करते हैं, ऑफकोर्स उनकी स्टडीज अलग होती हैं, लेकिन कुछ नाम जो हैं वो थोड़े बहुत इधर उधर कॉमन हो जाते हैं, राइट। तो खैर अभी हम बात करते हैं एरिस्टोटल की, जो कि 384 बीसी से 322 बीसी तक थे, और थियोफ्रेस्टस की जो कि 372 बीसी से 287 बीसी तक बात कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स आपको डेटिंग का ये फंडा तो मालूम है ना कि बीसी जो है वो उल्टा चलता है,
बिफोर क्राइस्ट में जब हम बात करते हैं तो BC ऑलवेज गो लाइक दिस, राइट, एंड AD गोज लाइक दिस। ये तो आपको मालूम है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे ये हम हिस्ट्री में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन खैर अभी हम जब ये पढ़ रहे हैं तो हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि BC हमेशा ऊपर से नीचे आता है और AD तो जो है वो नॉर्मल चलता ही है। जैसे हम बात करते हैं 1920 के बाद आ जाएगा 1921, फिर 21 के बाद आ जाएगा 22, 23, 24, उस तरह से। और BC जो है वो उल्टा होगा, 384, 383, 382 इस तरह से वर्क करता है। खैर ये वैसे आई एम श्योर ये तो बहुत फंडामेंटल है, आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैम को क्या है ना कि मैम को लगता है कि थोड़ा बहुत जो भी है थोड़ा समझा दो, कि कुछ अगर ऐसे स्टूडेंट्स हों, प्यारे बच्चे हों जिनको थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट में क्लैरिटी ना हो तो उनको भी क्लियर हो जाए। ओके, खैर तो अभी एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस की हम बात करते हैं। ये दोनों ग्रीक टाइम की बात हो रही है। एरिस्टोटल बहुत बड़ा नाम है, थियोफ्रेस्टस आपने अगर नहीं सुना है तो मैं अगेन आपको बता दूं, ये भी अपने आप में एक ग्रीक टाइम के बहुत बड़ा नाम माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे जो स्टडीज़ जो हैं वो थियोफ्रेस्टस के नाम पे भी मानी जाती हैं। एरिस्टोटल तो बेसिकली फिलोसफर भी थे, आपको मालूम होगा। एरिस्टोटल, प्लाटो, राइट, हाँ प्लाटो, एरिस्टोटल, प्लाटो, ये तो बहुत बड़े नाम हैं। और इनके बारे में तो शायद अगर आपने ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ी है या आपने ग्रीक टाइम्स के बारे में पढ़ा है, ग्रीक फिलॉसफी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोई आइडिया है ग्रीक फिलॉसफी का, तो ये नाम बहुत ही कॉमनली लिए जाने वाले नाम है। एरिस्टोटल एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने मेरे ख्याल से पोएटिक्स के ऊपर भी लिखा, जिन्होंने किताबों के ऊपर भी लिखा, जिन्होंने क्लासिफिकेशंस पे भी लिखा, जिन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज़ के ऊपर शोध किया। लाइफ के ऊपर उन्होंने बहुत लिखा। एरिस्टोटल के बहुत अच्छी कोटेशंस हैं जो आज तक भी बहुत फेमस मानी जाती हैं और बेंचमार्क माना जाता है बहुत सारी मॉडर्न डे राइटिंग्स का, बहुत ज़्यादा लेटर डे राइटिंग्स का, बहुत सारी चीज़ों की स्टडीज़ का, जो जिसको कॉर्नर स्टोन माना जाता है, वो माना जाता है एरिस्टोटल की राइटिंग्स को। अब अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो आर्टिफिशियल था, दैट इज दे वर बेस्ड ऑन द फ्यू आर्बिट्री चूजन क्राइटेरिया सच एज साइज, कलर, नेचर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब पहले का ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं ग्रीक की, अब हम बात कर रहे हैं BCs की, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर क्राइस्ट का हम टाइम बात कर रहे हैं, राइट। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है वो तो हुआ नहीं था उस जमाने के हिसाब से भी। लोग जो थे लेकिन वो बहुत एडवांस थे। आपको मालूम है इंडिया में साइंटिफिक एडवांसमेंट गुप्ता काल में इतना ज़्यादा माना जाता है, इतना अच्छा हमारे यहाँ का साइंटिफिक डेवलपमेंट माना जाता है, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट BC, कि उतना साइंटिफिक डेवलपमेंट शायद बहुत सालों तक, फिर आज की जो जनरेशन है जो इतना पढ़ती है और इतना ज़्यादा उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतना एजुकेशन का मटीरियल है, इतने तरह से शोध वो कर सकती हैं, पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, तो भी बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के भी उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे, जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी जो डिस्कवरीज की, जो इन्वेंशंस किए, वो आज तक भी लैंडमार्क माने जाते हैं, राइट। तो आप उनका जीनियस का लेवल सोचिए, व्हाट काइंड ऑफ अ जीनियस दे वर, कि वो उस टाइम पे चीज़ों को उस तरह से देख पाए, प्लान कर पाए, समझ पाए, जो हम इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतनी बैकिंग होने के बाद, इतनी थ्योरीज, इतनी इतनी थ्योरीज के साथ साथ इतनी किताबें, इतना रिसोर्स लगाने के बाद हम जिस नतीजे पे पहुंच पाए वो वहां पे पहले ही पहुंच गए थे। खैर अभी हम बात कर रहे हैं एरिस्टोटल की, और एरिस्टोटल का लेकिन उस जमाने में जो लिमिटेशंस थी वो अपनी थी, है ना। साइंटिफिक जो लिमिटेशंस थी वो अपनी थी। आपके पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट तो होते नहीं थे कि आप चीज़ों को नाप सकें, आप बहुत ही एक्यूरेसी से आप किसी चीज़ को बता पाएँ। तो उनका जो तरीका था एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन का, वो बहुत ही प्रिमिटिव था, बहुत ही आर्बिट्री था। वो किस बेसिस पे क्लासीफाई कर देते थे, साइज के बेसिस पे या कलर के बेसिस पे या नेचर के बेसिस पे, इसके बेसिस पे वो क्लासीफाई करते थे, राइट। एरिस्टोटल क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर नेचर। एरिस्टोटल, ये फोटोग्राफ कहाँ जाता है, एरिस्टोटल का है स्कल्पचर, लेकिन इसके बारे में एक्चुअली थोड़ा सा कई बार वो भी हो जाता है, वैसे एरिस्टोटल का ही है, लेकिन क्योंकि ये स्कल्पचर है तो कई बार इसको लोग प्लाटो का जो स्कल्पचर है वो भी इसी तरह का कुछ बना देते हैं। वैसे ये एरिस्टोटल है तो आप देख सकते हैं कि एरिस्टोटल के रेफरल के लिए अगर आप समझना चाहें तो। अब एरिस्टोटल ने बेसिकली उनको किस पे क्लासिफाई किया, नेचर के बेसिस पे। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते थे उनका जो कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर था, जो नेचर था, उसके बेसिस पे वो उसको क्लासिफाई करते थे। उसके अलावा ही डिवाइडेड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड, सी और एयर। बहुत ही सिंपल था, है ना। उन्होंने क्या किया,
उन्होंने जो जंतु थे, जो जीव जंतु थे, वो कहाँ रहते थे, उनका जो हैबिटेशन था, उनका जो हैबिटेट था, उसके बेसिस पे उन्होंने उसको क्लासिफाई किया। ये जो है ये लैंड एनिमल्स है, ये जो है ये सी एनिमल्स है, और ये जो है ये एयर एनिमल्स है। एयर एनिमल्स कौन से हो गए, एरियल कौन से हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, पक्षी हो गए, है ना। तो उसके बेसिस पे उन्होंने सीधा सीधा उसका क्लासिफिकेशन किया। इसी तरह थियोफ्रेस्टस ने क्या किया, उन्होंने जितने प्लांट्स थे उनके बेसिस पे, उनके लाइफ स्पैन और हैबिटेट पे उनका जो डिवीजन था वो कर दिया था। राइट, ये आपको याद है ना। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, जब आप शुरुआत में, हर चीज इंटर रिलेटेड है। राइट, आप जब किंगडम्स की पढ़ाई करते हैं सब कुछ इंटर रिलेटेड है। इसी वजह से हमने 5 किंगडम्स के बारे में भी जान लिया था, क्योंकि आप किसी भी चीज को बिल्कुल एकदम सेपरेट एंटिटी की तरह तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो वन थिंग टू नो अनदर थिंग, मे बी टू नॉट नो अनदर थिंग बट इट बिकम्स ईजियर टू रिलेट दैट वेज। राइट, तो मैंने जैसे कहा आपको थियोफ्रेस्टस के बारे में, तो इनको जब हमने बॉटनिस्ट के बारे में जब इनको पढ़ा था, तब वहां से थ्योरी आती है कि उन्होंने पहली बार जो बॉटनी में ये काम जो एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ किया एनिमल किंगडम के, इन्होंने प्लांट किंगडम के साथ किया था। राइट, तो ये फंडा क्लियर है, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। उन्होंने प्लांट्स के जो लाइफ स्पैन और हैबिटेट्स थे उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया था, एरिस्टोटल ने एनिमल्स को किया था। क्लियर, अब मैं इसको आप चाहें तो मैं लिख भी देती हूं, यहां पे एरिस्टोटल ने किया था एनिमल किंगडम को हैबिटेट के बेसिस पे, और थियोफ्रेस्टस ने किया था प्लांट किंगडम को। ठीक है, और दोनों वही ग्रीक टाइम्स के हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसमें अब कोई कंफ्यूजन, कोई कहीं से भी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब थियोफ्रेस्टस, वैसे हम इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, इन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। अगेन सिंपल सी, ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स। राइट, तो ये इनके डिविजन्स थे जिन्होंने इन्होंने इसको प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था, और एरिस्टोटल ने एनिमल किंगडम को डिवाइड किया था इस बेसिस पे। क्लियर हो गया? राइट, तो बेसिकली क्या था, बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन ये माना जाता है, बहुत ही जिसको हम कहते हैं आर्बिट्री फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव टू अदर वन। अब हम आ जाते हैं एक नाम पे जिसको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, या जिसको बोला जाता है, जब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में जिसको टैक्सोनॉमी बोला जाता है। अब हम उनके ऊपर आ जाते हैं, और ये शख्स जिनकी हम बात करने वाले हैं, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और ये थे जिन्होंने फंडामेंटल चेंजेस लाए क्लासिफिकेशन के मॉडल में। और ये जो थे, इन्होंने फंडामेंटल चेंजेस लाए और एवोल्यूशन जिन्होंने किया, जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं बिल्कुल आप डिस्कवरी, या जिसको आप बोल सकते हैं कि उनका जो थ्योरी थी, उन्होंने एक्चुअली इसको बेंचमार्क किया नाम पर एवोल्यूशन के और क्लासिफिकेशन के। तो टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं वो बोले जाते हैं मिस साइंटिस्ट कार्ल वॉन लाइनस। अगेन आपने इनको भी, इनके बारे में भी, जब मैंने आपको फेमस बॉटनिस्ट के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको इनके बारे में भी पढ़ाया था। यू कैन गो एंड रेफर टू दैट वीडियो, यू कैन ऑलवेज फाइंड ऑल द फेमस बॉटनिस्ट ओवर देयर। वहां पे आपको थियोफ्रेस्टस का भी नाम मिलेगा और आपको कार्ल वॉन लाइनस का भी नाम मिलेगा। अब ये 1707 से लेके 1778 में थे, और इनकी एक किताब थी जो इन्होंने 1735 में लिखी, जिसका नाम था सिस्टेमे नेचर। एक्चुअली ये स्वीडिश थे, तो ऑब्वियसली जो वो है वो अलग हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बट दिस वाज द नेम ऑफ द बुक। तो अगर आपसे कोई पूछता है हु वाज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, सो यू नो दैट ही वाज कार्ल वॉन लाइनस। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, किस बात की बात कर रहे हैं हम, जब हम थ्योरी की डिस्कशन कर रहे हैं, किस बात पे,
बेसिकली वी आर डिस्कसिंग, हम जब बात कर रहे हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो आपको पता चल गया है। अब अगर उनकी किताब का नाम है तो आपको उनकी किताब का नाम भी पता चल गया है। अब अगर हमें इस पर डिस्कशन करना है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि थियोफ्रेस्टिस किससे रिलेटेड है, अगर कोई आपसे पूछे तो आपको मालूम है कि वो प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। प्लांट किंगडम को उन्होंने 4 बेसिस पे डिवाइड करके क्लासिफाई किया था। एरिस्टोटल जो है वो एनिमल किंगडम के डिवीजन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए फेमस हैं। शुरुआत उन्होंने की थी और उन्होंने 3 बेसिस पे किया था, लैंड और वाटर एंड एयर। ठीक है, ये फंडा बिल्कुल क्लियर है। नाउ इन्होंने अपनी बुक में क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर, जिसका ट्रांसलेशन है, अनुवाद है। इन दिस बुक ही क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड नेम प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स। इस किताब में इन्होंने कुछ नहीं किया था, इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की थी जिसके लिए इनको फेमस है, इन्होंने नेमिंग जो है इनकी वो बहुत फेमस है, नोमेनक्लेचर जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हमने बोला था कि इन्होंने एक चीज के 2 नाम जो थे उसका वो जो थ्योरी थे वो ये लाए थे, और इन्होंने क्या किया था, बुक्स को क्लासिफाई किया और नेम दिए प्लांट, एनिमल और मिनरल्स को उस किताब में। राइट, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर है उसमें, जिसका इंग्लिश वर्जन है, जिसका जो स्वीडिश में इन्होंने लिखा था, जो स्वीडिश वर्जन है वो ये है। He based his classification scheme on the sexual characteristic of living organisms, that is number and arrangement of stamen and carpel in the flower. अब basically again when we talk about botanist, जैसे मैंने कहा कि हम botanist की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो classification है वो किस पे किया, sexual characteristic पे of living organisms। ठीक है, ये चीज इन्हें डिफरेंट बनाती है दोनों से ही। जब हम एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं या थियोफ्रेस्टिस की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइम्स ऑल टुगेदर। वो बीसी में एग्जिस्ट करते थे, अभी हम आ गए हैं 18वीं शताब्दी में। राइट, तो बहुत समय का भी बहुत फर्क है, तो ऑब्वियसली, लेकिन इन्होंने इसको किया सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड, और इसमें मतलब था क्या, नंबर ऑफ, अब ये हम बात कर रहे हैं, आपको मालूम है स्टेमन एंड कार्पल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम आ गए हैं बॉटनी पे। सो ये बेसिकली बॉटनिस्ट के तौर पे इन्होंने नाम बहुत ज्यादा कमाया है, और वहीं से हम इसकी शुरुआत मानते हैं। Thus, this classification was an artificial one. In the 19th century, the artificial system of classification was replaced by the natural system of classification. इनका जो classification था उसको artificial system of classification कहा जाता है, और 19वीं शताब्दी में ये जो artificial system of classification है, इसकी जगह ले ली किसने, natural system of classification ने। The new system, again आपको अगर कोई पूछे कि उनका जो classification system था, question आता है कि लाइनस का जो classification system था वो कैसा था, तो आप उसमें बोल सकते हैं इट वाज एन आर्टिफिशियल वन। अगर ऑप्शन आता है आपके पास तो द आंसर वुड बी एन आर्टिफिशियल वन। ओके, अब इसके बाद द न्यू सिस्टम वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंडिकेटेड द ओवरऑल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। अब नेचुरल सिस्टम में क्या हो जाता है, जो डिफरेंस आता है वो नेचुरल सिस्टम में किस तरह से आ जाता है। आर्टिफिशियल में तो हमें मालूम है कि उन्होंने सेक्सुअल उस पे बेस किया, उसको सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक पे बेस किया। नेचुरल में क्या आ जाता है, नेचुरल में होता है कि जो एफिनिटीज हैं, नेचुरल एफिनिटीज हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में नेचुरल एफिनिटीज हैं, उन पे बेस होता है, और ओवरऑल सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की वो बात करता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। क्लियर हो गया, दोनों चीजें क्लियर हो गई, आर्टिफिशियल में क्या होता है और नेचुरल में क्या होता है। इनका जो था लाइनस का वो आर्टिफिशियल था, और 19वीं सेंचुरी तक उसको रिप्लेस कर दिया था नेचुरल ने। गॉट इट। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा, हम फिर से मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डिस्कशन कार्ल लाइनस पे कर रहे हैं और इनकी थ्योरी अभी हम आगे जाके और पढ़ने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। हालांकि ये डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा दिया जा चुका है ब्रीफ में आपको, जैसे मैंने कहा फेमस बोटानिस्ट के उसमें, लेकिन चलिए मैं आपको इसमें भी समझा देती हूँ। कार्ल वॉन लाइनस was born on May 23rd, 1707 in Rasselt, Sweden, and was doctor by profession. ये डॉक्टर थे प्रोफेशन से। He was also naturalist and botanist attached to University of Uppsala. और ये नेचुरलिस्ट थे, बोटानिस्ट थे, ये तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि हमने उनको फेमस बोटानिस्ट में पढ़ा है, तो ये आपको पता ही है। जनवरी 1778 में इनका देहांत हो जाता है। He had a great talent for collecting and classifying objects, especially flowers. He was kind of very obsessed with flowers, और इनको बहुत शौक था अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रजातियों के फ्लावर्स इकट्ठा करने का, राइट। और नो वंडर कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो भी बेसिकली बेस्ड जो था वो आर्टिफिशियल, उनका जो क्लासिफिकेशन था वो फ्लावर्स पे ही बेस्ड था, स्टेमन और कार्पुल के बेस। मैंने आपको बताया स्टेमन और कार्पुल की बात की जब, ठीक है। At the age of 22, जस्ट मात्र 22 साल की उम्र में, he published his first paper on sexuality of plant. इनका क्लासिफिकेशन जो था वो भी सेक्सुअलिटी पे बेस्ड था,
और इन्होंने 22 साल की उम्र में जो पेपर लिखा, पहला पब्लिश कराया, वो भी जो था वो सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट को डिफाइन करता हुआ पेपर था। While serving as a personal physician of a banker, George Clifford, he studied the diversity of plants in his employer's garden. अब हुआ क्या था कि किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है, राइट, जब आप में बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं, आप में बेसिक कोई नेट टैलेंट होता है, तो आपको रास्ते भी अक्सर मिल ही जाते हैं। थिंग्स, एक बड़ी अच्छी कोटेशन भी है, थिंग्स विच यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। ठीक है, थिंग्स विच यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, हाउ ब्यूटिफुल इज दैट, राइट। तो वही वाली चीज़ है कि जो आप सीख करते हैं लाइफ से, वो यूनिवर्स भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसमें शाहरुख खान का डायलॉग था ना कुछ, वैसे शाहरुख खान ने भी उसको लिया हुआ था काहे से, द अल्केमिस्ट से, जिसका था व्हेन यू वांट समथिंग विद ऑल योर हार्ट द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू गेट इट। तो ये बेसिकली अल्केमिस्ट की लाइन थी, पॉलो कोएल्हो ने लिखी थी, जिसको उन्होंने ओम शांति ओम में हिंदी में अनुवाद कर दिया, जब आपने इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि सारी कायनात ने तुझे मुझसे मिलाने की साजिश की है, राइट। तो ये जो है, खैर ये मैंने आपको बताया है किस रेफरेंस में, कि क्या हुआ कि ये वैसे तो डॉक्टर थे, लेकिन इनको क्या हुआ कि 22 साल की उम्र में इन्हें सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट पे एक किताब पब्लिश की, और वो कैसे हुआ कि वो जब वो पर्सनल फिजिशियन के तौर पर सर्व कर रहे थे एक बैंकर को, राइट, पर्सनल फिजिशियन थे वो एक बैंकर साहब के, जिनका नाम था जॉर्ज क्लिफर्ड। तो वहां पे उनका जो गार्डन था, जो उनको मिला हुआ जो उनका घर था बैंकर जी का, मिस्टर क्लिफर्ड का, वो इतना बड़ा था कि वहां के गार्डन में रहकर उनको बहुत टाइम मिला उसके ऊपर गार्डन्स को ऑब्जर्व करने का, फ्लावर्स को ऑब्जर्व करने का और उनकी डाइवर्सिटी को देखने का। और बेसिकली वहां पे उन्होंने उनका जो इंटरेस्ट है, उनने वहां से उसने अपनी जो मोमेंटम है वो पकड़ा, और उनको पता चला दैट दिस इज द लाइन दैट ही वांट्स टू गेट इनटू। ओके, तो वहां से वो शुरुआत हुई वहां से उनकी। लेटर उन्होंने 14 किताबें पब्लिश की, 14 पेपर उन्होंने पब्लिश किए, और सॉरी मैं यहाँ पे किताब बोल रही थी, ये पहला पेपर था जो उन्होंने सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट पे पब्लिश किया था, और उसके बाद 14 पेपर उन्होंने लगातार पब्लिश किए, और जो उन्होंने पब्लिश किए, और ऑल्सो ब्रॉट आउट द 3 इंपॉर्टेंट बुक्स, और 3 इंपॉर्टेंट बुक्स उनने उसके ऊपर लिखी, इसी विषय के ऊपर उन्होंने लिखी आगे जाके। First book, Systemae Naturae, was released in 1735, and from it all fundamental taxonomical research was taken off. फंडामेंटल टेक्सोनॉमिकल रिसर्च की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है, और यहीं से इसको जिसको कहा जाता है, ये फंडामेंटल माना जाता है पूरी टेक्सोनॉमिकल स्टडी का। ओके, उनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज अ सिंपल स्कीम ऑफ अरेंजिंग प्लांट्स सो एज टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देम अगेन। उनका जो सिस्टम था बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं था, बड़ा सीधा सा सिस्टम था। एक तो वो उसको वो जो प्लांट्स को क्या करते थे, वो अरेंज करते थे प्लांट्स को इस तरह से कि अगर आप उनको दोबारा आइडेंटिफाई करना चाहे हो या कोई और भी आइडेंटिफाई करना चाहे तो उसको कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने क्या किया, 10th एडिशन ऑफ दिस बुक बायनोमियल सिस्टम वाज अप्लाइड टू द एनिमल्स। तो ये बेसिकली नोमेनक्लेचर का सिस्टम था, नाम रखने का जो सिस्टम था वो था, उस पर बेस था। और इसी किताब का जो 10th एडिशन आता है, 10th संस्करण आता है, उसमें यही बायनोमियल सिस्टम जो था वो एनिमल्स को भी अप्लाई कर दिया गया था, और यही वजह है कि हम इनको अभी पढ़ रहे हैं दोबारा। ओके, कि इन्होंने बेसिकली इनका जो शोध का जो रिसर्च का जो इनका फील्ड था वो तो प्लांट था, लेकिन इन्हीं की किताब के 10th संस्करण में, 10th एडिशन में फाइनली ये जो सिस्टम था बायनोमियल सिस्टम जो था वो एनिमल पे भी अप्लाई कर दिया गया था। गॉट इट? अब Linus introduced the binomial system of biological nomenclature in which organisms are classified as species grouped into genera rather than concise Latin description, the method used earlier. His system facilitated the identification and cataloging of plant and animal and proved very popular, though it was based on superficial features rather than an evolutionary relationship, and so was natural. Actually क्या किया इन्होंने, क्यों फेमस हुआ? कोई भी चीज़ जब कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ रहती है, और कोई भी आदमी, दो चीज़ें होती हैं, राइट, कोई चीज़ या तो बहुत नई कोई डिस्कवरी हो, कोई बहुत नई चीज़ लाए तो बहुत डिस्कवर होता है, या फिर जो चीज़ बड़े मुश्किल हालात रहते हैं, बड़े मुश्किल काम रहते हैं, जो बड़े मुश्किल टास्क रहते हैं, उसको जो आदमी सिंप्लीफाई कर दे मुश्किल काम को,
उसको भी लोग याद रखते हैं और उसका भी बड़ा नाम होता है। और वही चीज यहाँ पे थी। लाइनस ने बेसिकली क्या इंट्रोड्यूस किया, जैसे मैंने आपको कहा नोमेनक्लेचर बायनोमियल जो इनका सिस्टम था ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वो बेसिकली लाइनस लाए। और उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को, जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे वो प्लांट थे चाहे वो एनिमल्स थे, उसको उन्होंने क्लासिफाई किया किस बेसिस पे, स्पीशीज की बेसिस पे, और ग्रुप किया उन्होंने उसको जेनरा में, और उसको उन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। पहले क्या था, वो लैटिन उसमें होता था और लैटिन डिस्क्रिप्शंस होते थे जो कि बहुत बहुत टफ होते थे, राइट। हर आदमी उस जमाने में लैटिन पढ़ा लिखा तो होता नहीं था, तो लैटिन पढ़ने वालों के लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता था। जिनको नहीं आती थी लैटिन, लाइक एवरीथिंग इज लैटिन इन ग्रीक कही जाती है ना, आपने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, इट वाज लाइक लैटिन इन ग्रीक टू मी। लैटिन इन ग्रीक मीन्स वो मानी जाती थी पढ़े लिखों की भाषा, वो मानी जाती थी बुद्धिजीवियों की भाषा, वो मानी जाती थी इंटेलेक्चुअल्स की भाषा। तो हर आदमी के लिए वो जो टेक्स्ट थे, डिस्क्रिप्शंस थे, वो मुश्किल थे समझना। तो इन्होंने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और उन्होंने जो मेथड पहले यूज होते थे उससे एक थोड़ा सा डेविएशन लिया। उसके बाद His system facilitated the identification and cataloging of plant. इसकी वजह से क्या हुआ, उनके सिस्टम की वजह से, जो जिसको आप कहते हैं ना कि उन्होंने फैसिलिटेट क्या किया, जो आइडेंटिफिकेशन होता था प्लांट्स का वो, और कैटलॉगिंग जो होती थी प्लांट्स की और एनिमल्स की, वो कर पाए लोग क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रूव किया और बहुत फेमस भी हुआ, क्योंकि उसने जो जिसको बोलते हैं ना, जो हवा बना हुआ था, उसको थोड़ा सा उसने ब्रेक कर दिया और इसी कारण वो पॉपुलर भी बहुत हुआ। और जब हम बात करते हैं, अगर हम उसके बेसिक फीचर्स की बात करते हैं, तो सुपरफिशियल फीचर्स जो थे उसके, वो जो था, वो बेस जो था वो सुपरफिशियल फीचर्स पे था हालांकि, लेकिन वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस नहीं था, सुपरफिशियल फीचर्स पे था। लेकिन उसके बावजूद उसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की और वो आज तक भी उसको बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन माना जाता है क्लासिफिकेशन की। जब हम बात करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। आज भी लोग उसको रेफरल के तौर पे यूज करते हैं। उनकी सेकंड बुक जो उन्होंने लिखी, वो उसका नाम था जेनरा प्लांटेरम। ये बुक पब्लिश हुई 1737 में और इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। इसमें बहुत सारे जेनरा का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। जेनरा किससे रिलेट कर रहे हैं हम अभी, जेनरा हम रिलेट कर रहे हैं बेसिकली जेनस से, ओके। जेनस ये टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की एक कैटेगरी होती है जो कि कहीं बीच में आता है, जो स्पीशीज और फैमिली के बीच में आता है, राइट। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जब हम जेनस की बात कर रहे हैं तो हम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे इन्होंने सेवरल जेनरास वर गिवन। इन हिज थर्ड बुक स्पीशीज प्लांटेरियम की बात करते हैं हम, जो आया 1753 में। इसमें 2 वॉल्यूम्स आए जो कि आज भी ऑफिशियली स्टार्टिंग पॉइंट मानी जाती है बोटानिकल नोमेनक्लेचर की, एंड मेनी ऑफ हिज नेम्स आर स्टिल यूज्ड, राइट। तो मैंने आपसे जैसे कहा कि इनकी जो भी स्टडी थी, इन्होंने जो भी स्टडी की, इन्होंने जो भी शोध किए, इन्होंने जो भी पेपर्स लिखे, जो भी किताबें लिखी, वो इतना माइलस्टोन माना जाता है कि आज भी उनकी जो 3 किताबें हैं स्पेशली, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं कि उनको, स्पेशली जो उनकी 3rd किताब है, उसको आज भी ऑफिशियली ये माना जाता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है बोटानिकल नोमेनक्लेचर का। और आज भी बहुत सारे ऐसे जो नाम हैं वो डायरेक्टली उससे ले लिए गए हैं, डायरेक्टली उससे इस्तेमाल किए गए हैं, डायरेक्टली उससे उठा लिए गए हैं। Because his knowledge of animals was limited, his lower categories such as genera were very broad and including animals that are very distantly related. अब हुआ क्या, क्योंकि वो तो बेचारे बोटानिस्ट थे, ठीक है, बोटानिस्ट थे, 10th संस्करण में उसका एनिमल का भी किंगडम जो है वो थोड़ा इंक्लूड हो जाता है। उनका जो रिसर्च एरिया था वो प्लांट था, उनका इंटरेस्ट भी जो था वो प्लांट्स में था, तो उन्होंने प्लांट्स की फील्ड में तो बहुत सारा काम किया है, पर क्योंकि उनका एनिमल के ऊपर जो जिसको आप कहते हैं ना कि नॉलेज जो था, अब हर आदमी का नॉलेज हर चीज़ में तो नहीं हो सकता है ना, वो कितने भी अच्छे साइंटिस्ट हो, कितना भी अच्छा कोई आदमी एक फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी फील्ड में भी उतना ही बेटर हो। तो उनका जो लिमिटेड नॉलेज था एनिमल्स की वजह से, तो उसमें क्या किया उन्होंने, उसकी वजह कारण उनका जो कैटेगरी जो थी उनकी जेनरा की, जो एनिमल्स की कैटेगरी थी, हिज लोअर कैटेगरी सच एज जेनरा ब्रॉड एंड इंक्लूडेड एनिमल्स दैट वर वेरी डिस्टेंटली रिलेटेड। तो उन्होंने जेनरा जब बनाए, जो जेनरा क्लासिफिकेशन, उनका जो टेक्सोनॉमिकल जेनरा क्लासिफिकेशन हुआ, उसमें उन्होंने जो एनिमल्स थी उसमें उन्होंने क्या किया, बहुत ही ब्रॉड
कैटेगरीज रख दी और वो एनिमल्स उन्होंने एक जेनरा में रख दिए जो कि बहुत डिस्टेंटली भी एक दूसरे से रिलेटेड थे, ठीक है। मच ऑफ क्लासिफिकेशन हैज बीन ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड नाउ बट द बेसिक प्रिंसिपल स्कीम स्टिल इज फॉलोड। तो इस कारण जब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और रिसर्च होते गए और चीज़ें होती चली गई, तो उसमें जो एडिटिंग है या चेंजेस हैं, जब हम एनिमल की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते चले गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और काफ़ी सारा ऑल्ट्रेशन होता चला गया, राइट। और लेकिन उसके जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा पढ़ लिया है किसके बारे में, हमने कार्ल लाइनस के बारे में पूरा पढ़ लिया है। हमने आगे के जो भी हमें चीज़ें, अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर, उसको आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अभी हमने सारी किताबें और बाकी जो डिस्कशन है वो हमने कर लिया है और हमें मालूम है कि उन्हें किस तरह से डिविजन किया था। तो अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पे हम धीरे धीरे एक सिंगल स्टेप लेते जाएंगे। फाइन। तो अब आपको क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, आगे के वीडियोस देखने के पहले, आप जब आगे बढ़ने वाले हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको पुराने वीडियोस एक बार ब्रश करने हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे magnetbrains.com, आप लॉग इन करेंगे और इस तरह का पेज ओपन होगा। ये आपको क्लियर है। इसमें नीचे टॉप कोर्सेज आप देखेंगे तो आपको किंडरगार्टन से लेके कहां तक के कोर्सेज मिलते हैं, 12th तक के जो एकेडमिक कोर्सेज है। उसके अलावा ओलंपियाड, NTSC ये भी मिलता है आपको। तो आप ओलंपियाड पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, आपने जैसे ही ओपन किया आपको पेज ओपन होगा जिसमें आपको जो भी ओलंपियाड आपको पढ़ना है, इंग्लिश का है, मैथ्स का है, अगर आप वो साथ में देना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम जीके की बात कर रहे हैं। आप जीके पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये पेज ओपन होगा, राइट। आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको सारे अलग अलग टॉपिक मिलेंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि आप क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशन पढ़ें, तो आप एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन पे जाएंगे, आप उसको पढ़ेंगे, आप समझेंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हम टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम क्या क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, आप एक बार पढ़ेंगे ताकि हम आगे के लिए अपना बेस तैयार कर सकें। तो आप जाएंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो को आपको जितना देखना है आप देखेंगे। आपको लगता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, आप चाहें तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, नहीं चाहे तो मत देखिए, लेकिन इतना काम आपको करना है। अब ये स्केड्यूलिंग आपको बहुत क्लियर है। हफ्ते के जो पहले के 3 दिन होते हैं उसमें हमारे वीडियोस आते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सुबह आते हैं कितने बजे, 10 बजे आता है इंग्लिश का, 1 बजे आता है मैथ्स का और शाम के 7 बजे आता है जीके का। फाइन। अब आपने, ये तो हमारी वेबसाइट की बात हो गई। अब आप YouTube पे अगर बात करते हैं, अगर आपको YouTube पे हमारे वीडियोस देखने हैं, आपको मालूम है आपको कैसे देखना है, आप हमारे चैनल पे जाएंगे, आपको सारे वीडियोस वहाँ पे लाइंड अप मिल जाएंगे। आपको हमारा डेटा जो है वो आप एक्सेस करेंगे। हम खूब सारी मेहनत करते हैं, सारे टीचर्स आपके लिए बेस्ट ऑफ द डेटा प्रोवाइड करने की। आपको ये करना है, आपको ये स्टूडेंट के तौर पे आपको ये करना है कि आपको बैठना है और जो भी डेटा आपको समझाया जा रहा है, जो भी चीज़ें आपको डिटेल में समझाया जा रहा है कंसेप्ट, आपको शांति से बैठ के अच्छे से उसको सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और बस इतना ही करना है, राइट। कोई भागदौड़ नहीं करनी है, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठ के ध्यान से सुनना है। और आपको और एक काम करना है, वो क्या करना है, आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है ताकि आगे भी लोग इसको, और आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको मदद मिले और वो भी इस तरह से पढ़ाई कर सकें, राइट। तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट, जब हम बात कर रहे होंगे नोमेनक्लेचर की, उसके साथ। और उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें मैं आपको दूंगी क्वेश्चंस, जैसे कि हमने प्लांट किंगडम की बात किए थे, वो आप क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम फाइनली डिस्कशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बार जब मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको क्लासिफिकेशन का फंडा क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्लांट एनिमल किंगडम्स के ऊपर, राइट। गॉट इट? आई होप नो कंफ्यूजन। गुड, टेक केयर, बी गुड and be very, very healthy and safe and study well. Thank you very much.